फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे रजिस्ट्रेशन। मैं पूरा चैप्टर एक पेज में रिवाइज करवा दूंगा और पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आता है 4 से 6 नंबर का। एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी तरह एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 22। वो कहता है रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। देखो, गुड्स के केस में अगर 40 लाख से ऊपर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई है इस साल की, तो आप तभी रजिस्टर करवा लेंगे। सर्विस के केस में 20 लाख देखते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 20 लाख ही देखेंगे, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 10 लाख ही देखेंगे, चाहे सर्विस हो या गुड्स हो। जैसे ही 10 लाख क्रॉस किया, एग्रीगेट टर्नओवर, सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब होता है? विद इन 30 डेज होता है। ये हम अभी लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या 20 लाख वाले कौन से स्टेट्स होते हैं। देखो, 20 लाख वाले स्टेट्स होते हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडीचेरी। ये वो स्टेट्स होते हैं जिसमें 20 लाख देखना होता है। चार, अगर यहाँ गुड्स भी बेच रहे हो ना, मतलब इन गुड्स में अगर इन स्टेट्स में अगर आप हो और गुड्स बेच रहे हो, तो 40 लाख नहीं 20 लाख आपके थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है 20 लाख, ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे रखें? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडीचेरी। तो एक शॉर्ट फॉर्म मेरे सर ने बताया था। तो उन्होंने बताया था एपी यूके में सिक्का दोगे तो तेल की पूड़ी मिलेगी। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, तो मैंने मार्क कर रखा है, आप देख लेना। 10 लाख से ऊपर देखेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। उन्होंने इसका भी शॉर्ट फॉर्म बताया था, ट्राई माई नाग मनी। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, इस बार एक अमेंडमेंट आई है कि 40 लाख से मतलब गुड्स हम 40 लाख से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर होता है तभी रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को। लेकिन 40 लाख से अगर कम है और तुम गुड्स बेच रहे हो, कौन कौन से, तो ये कुछ गुड्स दे रखे हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हो या टबैको बेच रहे हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर आपकी 40 लाख से भी नीचे आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट आई है, कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक, जिसमें 90% से ज़्यादा फ्लाई ऐश ब्लॉक का कंटेंट है, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील और सिलीशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। अर्थन और रूफिंग टाइल्स एक ही है, तो ठीक है। ये अगर हुई तो आपको फिर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और आपको रीज़न में लिखना पड़ेगा, बजाय कि वो मतलब 40 लाख से नीचे है, बट रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 23, नो रजिस्ट्रेशन। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हैं एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की। मतलब देखो, आप एग्जेम्प्ट कर रहे हो सप्लाई या फिर नॉन टैक्सेबल कर रहे हो, कुछ भी हो, गुड्स हो सर्विस हो, आप एक्सक्लूसिव मतलब वही सप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें पता क्या था कि मैं पूरी एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन है ना, उस साल पता नहीं क्या हुआ, साथ में मैंने अपना जनरेटर भी बेच दिया, पुराना जनरेटर बेच दिया। अब दिल को तो यही मान रहा है कि भैया पुराना जनरेटर बेच दिया, लेकिन तुम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे थे, तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या गया गया है कि पुराना वो भी बेच रहे थे, ओल्ड बेच रहे थे, कोई बात नहीं, जीएसटी तो लगी जाएगा उस पर, ठीक है। अब जीएसटी लग गया तो भैया फिर वो तुम्हारी टैक्सेबल में आ गई, क्योंकि एक्सक्लूसिवली सप्लाई नहीं है एग्जाम्प्ट की, तुमने एक टैक्सेबल भी सप्लाई कर ही दिया इस साल, चाहे वो कोई पुराना आइटम हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को भी एग्जेम्पशन मिली है, वो कल्टीवेशन अपनी लैंड पे करना चाहिए उसको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट में थोड़ा सा घुमा सकता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड दिख जाए ना, और वही एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी। और आरसीएम के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, किसको? सप्लायर को। क्यों? क्योंकि भैया जब सप्लायर दे रहा है तो रिसिपिएंट पे करेगा ना जीएसटी, तो रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो वो रजिस्ट्रेशन करवाए, सप्लायर को क्या मतलब है, ठीक है। अब सेक्शन 24 आता है, वो आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में पहले छोटे वाले बता देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट वैसे ये भी है, आरसीएम का रिसिपिएंट। अब भाई आरसीएम के अंदर जब रिसिपिएंट ही जीएसटी पे करता है तो उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ईसीओ, ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर,
इसको काट देते हैं। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जो मतलब हमारा कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे अमेजोन, इन सबको पार्टिसिपेंट होता है जो सेलर होता है, लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो अमेजोन होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपलसरी। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्टर को, एजेंट को, जो उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो खुद के नाम से इनवॉइस को इशू करता है। अच्छा, ये खुद के नाम पे इनवॉइस को इशू करता है या फिर प्रिंसिपल के नाम पे करता है, तो इसमें क्या टैक्सेबिलिटी होती है ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आईएसडी में, आईएसडी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको कंपलसरी करना पड़ता है, ओएडआर वालों को करना पड़ता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वालों को करना पड़ता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन या मिसलेनियस यूटिलिटीज 3 सर्विसेज देते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी देते हैं तो सेक्शन 9(5) वालों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ये याद कर लो। इसके अलावा इंटर स्टेट गुड्स को, अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ वो भी गुड्स की, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, सर्विस की कर रहा हूँ तो नहीं करवाना पड़ेगा। देखो इसके आगे भी मैंने एक लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा कब, अगर इंटर स्टेट कर रहे हो लेकिन सर्विस की कर रहे हो तो नहीं करवाना पड़ेगा। इंटर स्टेट कर रहे हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कर रहे हो तो भी नहीं करवाना पड़ेगा। या फिर तुम जॉब वर्कर हो और तुम्हारे मालिक से सामान आया और तुमने सप्लाई कर लिया इंटर, तो भी नहीं होगा। ये जॉब वर्कर का काम कर रहे हो और इंटर सप्लाई कर रहे हो तो भैया वो भी सर्विसेज है, ठीक है। और गुड्स अगर डायरेक्टली बेच रहे हो इंटर तो भी नहीं है, क्योंकि तुम तो प्रिंसिपल के कहने पे बेच रहे थे, तुम्हारा थोड़ी ना है। तो ये इन तीनों केस में वो नहीं, यहाँ पर मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला केस आएगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब आएगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है वो भी बस गुड्स की, ठीक है। एक और केस है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उसमें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कब कैजुअल टैक्सेशन पर्सन वो बंजारे टाइप लोग होते हैं जो अपना झोला वोला लेकर अपना हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा अगर हैंडीक्राफ्ट गुड या हैंडमेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था अच्छा रुक जाओ, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट गुड, और इनकी लिमिट सेट हो जाती है, लिमिट अप टू वही 20 लाख और 10 लाख। 20 लाख और 10 लाख तक तो नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन 20 लाख और 10 लाख से जैसे ही क्रॉस करेंगे ना तब करवाना पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट गुड और हैंडमेड वालों को। एक इसमें ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिखा हुआ है, रुको मैं इसका बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में ये था कि जो सीटीपी है ना, सीटीपी तो है लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट गुड ही बेच रहा है, लेकिन और उसकी जो टर्नओवर थी वो भी 20 लाख और 10 लाख से कम ही थी, लेकिन वो ये बोल रहा था कि उसका जो हैंडीक्राफ्ट गुड है ना वो आधा मशीन में बनता है और आधा खुद के हाथों से बनता है। तो क्या होगा, तो भैया आधा मशीन में बनता है ना, तो इसलिए हम ये 20 लाख 10 लाख कुछ नहीं देखेंगे और उसको नॉर्मल सीटीपी मानते हुए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे उसको। मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी हैंडीक्राफ्ट गुड वाली, क्योंकि उसका आधा मटेरियल तो मशीन में बनता है ना, ठीक है। आई थिंक होप ये समझ आ गया होगा। अब कुछ नोट्स की तरफ चलते हैं। ओके, फ़ोन गिर गया। हाँ, कुछ नोट्स की तरफ चलते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज करवाना होता है, ठीक है। इफेक्टिव कब होता है रजिस्ट्रेशन, अगर आपने मान लो विद इन 30 डेज करवा लिया, मान लो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए और आपने जैसे ही विद इन 30 डेज करवा लिया रजिस्ट्रेशन, तो जब आप लायबल हुए थे, जैसे मान लो 1 नवंबर को लायबल हुए, कोई एग्जाम्पशन हट गई या फिर आप 20 लाख या 40 लाख से ऊपर पहुँच गए, 10 लाख से ऊपर पहुँच गए, तो उन केसेस में विद इन 30 डेज आपको करवाना पड़ेगा। तो लाइबल जिस दिन हुए ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल 1 नवंबर, तो 1 नवंबर से मतलब विद इन 30 डेज आप कभी भी करवाओ रजिस्ट्रेशन, लेकिन विद इन 1 नवंबर से आप लाइबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वही आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। लेकिन नॉट 30 डेज। अच्छा, नॉट 30 डेज कौन से केस होते हैं, जहां पर हम वॉलेंटरी खुद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो जिस दिन आपने खुद रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला सर्टिफिकेट, उस दिन से आपका माना जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है। ये थोड़ा सा केस था। मैंने और हाँ, एक ये सीटीपी और एनआरटीपी मतलब वही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इनको रजिस्ट्रेशन 5 डेज प्रायर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से करवाना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है इनका 90 डेज तक, और एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इनको करना पड़ता है जीएसटी का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करी है तो पीओ को विद इन 15 डेज बता दो, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं तो कहता हूँ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर क्वेश्चन आता है। एग्रीगेट टर्नओवर देखो 2 जगह काम आती है, एक तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और एक कंपोजिट सप्लाई में। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में एक पॉइंट याद रखना, इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट एग्रीगेट टर्नओवर में यहाँ तो ऐड होगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होता। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे।
अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? हमारी सारी टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं, हमारी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आती हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी आता है गुड्स या सर्विसेज का, और हमारा इंटरस्टेट अगर हम सेम पैन का मतलब मैं अपने आप को ही भेज रहा हूँ, इंटरस्टेट याद रखना, इंटरस्टेट भी होना चाहिए और सेम पैन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, हमारे क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। देखो इसमें एक एक क्वेश्चन में क्या हुआ था, मेरी है ना दो कंपनीज है लेकिन सेम पैन पे नहीं है, अलग अलग है। एक मेरी प्रोप्राइटर है, एक मेरी 1% कंपनी है। तो मैंने अगर मतलब मैं सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो प्रोप्राइटर के उससे सॉल्व कर रहा था, लेकिन एक उसने बोला था कि सप्लाई है ना 1% की भी है, तो क्या मैं एग्रीगेट टर्नओवर उधर प्रोप्राइटर में ऐड करूंगा? नहीं, दोनों के अलग अलग पैन है, दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। देखो रजिस्ट्रेशन अलग है कोई बात नहीं, पैन अलग अलग हैं, तो भाई साहब हमें उन दोनों को एक नहीं मानना, ठीक है? वो दोनों अलग अलग हैं तो उनकी अब सप्लाईज ऐड नहीं होंगी। लेकिन अगर मान लो सेम पैन पे होते, दोनों सेम पैन पे होते, तो उन दोनों की सप्लाई ऐड होती, चाहे उस एक यूनिट की सप्लाई है, दूसरी यूनिट, दोनों के दोनों एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाते, ठीक है? इंटरस्टेट का मैं बता देता हूँ, और सेम पैन का एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था, जैसे क्या हुआ था, मैंने अपने आप को सेल करी एक, ठीक है, मैंने अपने आप को एक सेल करी जो कि मेरे सेम स्टेट में थी, सेम स्टेट में थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी थी वो अपने आप को। तो भाई साहब एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में देखा, उसमें क्या किया, मैंने सेल करी लेकिन अपनी दूसरी ब्रांच को, मणिपुर ब्रांच को, एक है क्वेश्चन, मणिपुर ब्रांच को मैंने सेल करी और अपने राजस्थान वाले ब्रांच से करी। और जैसी सेल करी भैया, वो एक तो इंटर हो गया और सेम पैन हो गया, तो वो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में वो वाली सप्लाई आ जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, जो एग्रीगेट टर्नओवर है ऑल इंडिया बेसिस पे देखते हैं, ठीक है? और टेक रजिस्ट्रेशन इन ऑल प्लेसेस अंडर सेम पैन, मतलब अगर ऑल इंडिया बेसिस पे आपको देख रहे हो सारी सप्लाईज ऐड करी और वो ही 10, 20, 40 लाख से ऊपर हो गई, तो सारी जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा अंडर सेम पैन, ठीक है? लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जिस स्टेट में आपकी सप्लाई एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है या फिर नॉन टैक्सेबल है, उस स्टेट में मत लो। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ यार, छोड़ो। देखो इसका क्वेश्चन है ये रहा। इसमें क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में हमारी 22.5 लाख की टैक्सेबल गुड की सेल है, उत्तराखंड में 21 लाख है, त्रिपुरा में 7 लाख, 6,40,000 है, और ये एग्जाम्प्ट है और ये नॉन टैक्सेबल है, ठीक है? ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल बस यही है, ठीक है? अब ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में हमें पता है हम 40 लाख का देखेंगे। अच्छा, ये प्रोप्राइटरी फर्म है और ये गुड्स की हो रही है यहाँ पर, ठीक है? गुड्स दे रहे हैं, हम कोई सर्विस नहीं दे रहे। हिमाचल प्रदेश में 40 लाख देखेंगे क्योंकि गुड्स है, उत्तराखंड में 20 लाख देखेंगे, त्रिपुरा में 10 लाख देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि लाइबल टू रजिस्टर है भैया। अब लाइबल टू रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, हम ऑल इंडिया देखेंगे क्योंकि ये तो सेम पैन में है, तो ऑल इंडिया देखेंगे तो क्या होगा, देखा ऑल इंडिया तो त्रिपुरा भी आ रहा है, तो फिर 10 लाख देखेंगे। अब अगर मैं टोटल करूँ, एक मिनट, इन सब का टोटल करूँ तो अराउंड ये आ रहा है 56 लाख के करीब हो रहा होगा। एक मिनट, 56,90,000 हो रहा है, ठीक है? इन सब का टोटल फिर मैं लिख देता हूँ, 56,90,000 इन सब का टोटल है, जो कि 10 लाख से ऊपर ज़्यादा है। तो मुझे सब पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, त्रिपुरा में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा एक स्टेट है जहाँ पर मैं अपने आप को मतलब दे रहा हूँ सप्लाईज, और वो 10 लाख वाली कैटेगरी में आता है, और सबके सारी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 10 लाख से, तो मेरे को तीनों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मैं आंसर में क्या लिखूंगा, मेरे को तीनों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एक्सेप्ट उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जो सप्लाई है ना वो बस नॉन टैक्सेबल की है, यहाँ तो हम टैक्सेबल कुछ बेच ही नहीं रहे। अगर यहाँ एग्जाम्प्ट वाली भी होती ना तो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है? इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसका बहुत सिंपल है कि ये इंडिविजुअली बताओ, तो इंडिविजुअली तो कोई भी बता दे, उसमें क्या है, ठीक है? ओके, एक मिनट, हाँ तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तो इसके साथ जय हिंद दोस्तों।